नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज अपने क्षेत्रों में फंस गए हैं, अपने गढ़ों में उलझ गए हैं, यहाँ के किलेदार। इसलिए हम बात करें क्योंकि ये जो राजनीति का रण है उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अजय रहे कमलनाथ को भी फंसा दिया है छिंदवाड़ा में। अपने पुत्र के चलते वो छिंदवाड़ा नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही वजह है कि कल तक जो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करते थे, आज वो केवल छिंदवाड़ा में उलझ कर रह गए हैं। दूसरी बात करें हम तो राजगढ़ की। राजगढ़ मध्य प्रदेश में राजा दिग्विजय सिंह कहे जाने वाले दिग्गी राजा का गढ़ माना जाता है। वो एक तरह से अपने जीवन काल का ये आखिरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि उम्र के लिहाज से उन्होंने कहा कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। और सबसे खास बात यह है कि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र के लोगों से एक तरह का कनेक्शन है, माने दिल का रिश्ता है। इसके साथ साथ वो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहते हैं। उसके चलते राजगढ़ चुनाव भाजपा के लिए मुश्किल वाला होने वाला है। हमने बात की थी छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लिए मुश्किल का है, और राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में भाजपा के लिए दिग्विजय ने मुश्किलें पैदा कर दी है। इसके बाद सिंधिया राजघराने की बात करें तो सिंधिया घराने में आने वाले गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, लेकिन पिछला चुनाव वो वहाँ से हार गए थे। इसके चलते ये इलेक्शन उनके लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण है और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। फिर हम बात करेंगे बुंदेलखंड की। वहाँ वीरेंद्र कुमार भी जो हैं केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उसके साथ साथ उनके परिवार का संघ से रिश्ता रहा है। उनके परिवार के में जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है गौरीशंकर शेजवार आते हैं। उनके परिवार के होने के नाते वीरेंद्र कुमार का चुनाव भी एक तरह से प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गणेश सिंह की बात करें सतना की, वहाँ भी दिक्कत है। इसके अलावा हम बात करें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की, मंडला में दिक्कत हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो उनके केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया भी आसान नहीं है उनके लिए रतलाम झाबुआ का चुनाव। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि रण में दिग्गज या दिग्गजों के रण में दिक्कत। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री रविंद्र कैलासिया जी। स्काइप पे हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन लाइन पर है सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर। तो चर्चा की शुरुआत आपसे हम करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है दिग्गज रण में है या रण दिग्गजों में है, ये अपनी जगह है, लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व बार बार दोहरा रहा है कि 29 से कम कुछ भी मंजूर नहीं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार तो भाजपा का नारा था, 2018 की बात करें, विधानसभा की बात करेंगे कि 200 पार। अब की बार 200 पार, और बीजेपी 110 के पार भी नहीं हो पाई थी। कमलनाथ की सरकार बनी थी, सबको मालूम है। इस बार विधानसभा चुनाव की बात करें 2023 में, तो बीजेपी का दावा था कि हम सरकार बना रहे हैं, और मतगणना के पहले मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आ रहे हैं। संख्या की बात करेंगे तो लगभग 140-45 का उन्होंने फिगर दिया था पत्रकारों को। यही का ये फिगर कांग्रेस भी दे रही थी कि हमारे भी 140-45 से कम नहीं आने वाले, लेकिन सबको पता है कि नतीजों में बीजेपी 163 सीट लाकर सबको चौंका रही थी। अब भाजपा ने कहा कि 29 से कम कुछ भी स्वीकार नहीं। आपको लगता है कि इस बार ये दावा सच के नज़दीक है? क्योंकि पिछले बार की हम बात करेंगे तो भाजपा के पास 29 में से 28 लोकसभा की सीटें उनके कब्जे में आई थी। सिर्फ एक सीट थी छिंदवाड़ा। आपको लग रहा है कि 4-5 सीटों पर बीजेपी की स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है? संघर्ष है भाजपा का, मोदी की नाव पर, मोदी के कंधों पर सवार हैं कई उम्मीदवार तो, और ऐसे में भाजपा 29 का नारा तो दे रही है, लेकिन जो एक फिगर निकल के आ रहा है, अनुमान अटकलों की हम बात करें तो लगभग 25 सीटों पर बीजेपी चुनाव में बढ़त बनाए हुए, 4 पर वो संघर्ष कर रही है, और एक सीट ऐसी है राजगढ़ की जहां बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ती दिख रही है। अब देखते हैं कि चुनाव की सभाओं में भाजपा और कांग्रेस की रणनीतियों में क्या निकल कर आता है। क्या दिग्विजय सिंह जी बढ़त बनाते हैं, या रोडमल नागर जो पिछले 2 चुनाव से एक तरह से अपने ही खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो मोदी के कंधों पर सवार होकर दिल्ली लोकसभा पहुंच पाते हैं, या दिग्विजय सिंह के हाथों संघर्ष करके लहूलुहान होते हैं? आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो मामला है रण में दिग्गजों का, कैसा लगता है? सर, आपके सवाल के 2 भाग हैं जी, और दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं।
पहले पे आता हूं मैं। ऐसा 400 कहकर पार। ऐसा कहकर आपने मुझे खुश कर दिया, मैं बिल्कुल मजा आ गया मेरे को जी। नहीं सर, दोनों इम्पोर्टेंट है। जी जी 400 पार भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपने इंडिविजुअल जो लड़ाई की बात की वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जी मध्य प्रदेश कॉन्टेक्स्ट में। पहले पार्ट पे आते हैं। जी पिछली बार पूरा मोदी वेव था, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। और जो आपने लास्ट में कहा, बहुत से नेता, चाहे रोड पर लागर रहे हों या बहुत से नेता जिनको हम जानते हैं, मोदी वेव पे सवार होके लाखों लाखों के उन्होंने बरस से चुनाव जीता। जी तो 3 सीट ऐसी, 5-5 लाख, जो कभी सोचते नहीं थे हम लोग, उस पे चुनाव जीता लोगों ने। मैं इसी में, अगर फिर आपकी पिछला अनुमति हो आंकड़ा। तो इसी में आपकी अनुमति हो तो एक बात जोड़ दूं। पिछले चुनाव के जी प्लीज संदर्भ सर, में प्लीज सर, भोपाल प्लीज का सर। चुनाव था, पिछला लोकसभा का। दिग्विजय सिंह जी भोपाल से सर। इलेक्शन लड़ रहे थे, साध्वी जी प्रज्ञा जी मैदान में थी, और जिनको कोई उसके पहले नहीं जानता था, मेरे ख्याल से इसके बाद लोग उनको जल्दी से भूल भी कोई नहीं सकते क्योंकि वो जानेगा। सक्रिय नहीं रही थी। ठीक बात है। तो तब जी देखिए जी आपकी, वो चुनाव भी मोदी के कंधों पर, मोदी की लहर पर सवार थे, और उसमें जी जी लाखों वोटों से चुनाव जीत गए थे। चाहे हम विदिशा तो बीजेपी की अपनी सीट है, लेकिन वहां भी जी रमाकांत भार्गव जो है जिस भारी बहुमत से जीते। अगर हम बात करें जी बीडी शर्मा की, उनका जन्म चंबल में हुआ है, वो सक्रिय भोपाल में जी रहे हैं, और चुनाव लड़ा था उन्होंने खजुराहो से बुंदेलखंड के। देखिए आप, लाखों वोटों से जीते। तो ये मोदी लहर का करिश्मा है। लेकिन लगता है कि मोदी लहर के चलते कुछ लोग पार्टी पर, जिसे कहते हैं ना, अमर बेल की तरह लद गए हैं। जी जी वो एक तरह से मैं उस माने जी उसको भी लाइबिलिटी होगा जी। उसको भी एड्रेस करूंगा। जी जी उसको भी एड्रेस करूंगा सर। तो जो पिछले चुनाव, इस चुनाव में पिछली बार जब मोदी वेव था तो 28 सीट भाजपा ने जीता। अभी जो 2-3 बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं भाजपा के लिहाज से, मोदी का करिश्मा कहीं कम होता नहीं नजर आ रहा है। जो उनके फॉलोअर्स हैं, अगर आप बात करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ता। नंबर 1, जी इसी बीच राम मंदिर आया है, 370 खत्म हुआ है, ट्रिपल तलाक, तो बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं। तो भाजपा को इस सोचने का कारण है, उनको बिलीव करने का कारण है कि जब पिछली बार हम ये सब चीजें नहीं थी तब 28 सीट लाए, तब तो हम इतनी चीजें आने के बाद 29 क्यों नहीं लाएंगे। सेकेंडली, छिंदवाड़ा में जैसे एक्सोडस हुआ है, बहुत सारे नेता आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। और पिछली बार जो सबसे लोएस्ट मार्जिन था पूरे मध्य प्रदेश में, राघवन जी, वो था छिंदवाड़ा में, करीब 32,000 वोट का। और जो लोएस्ट मार्जिन था बीजेपी के कैंडिडेट्स का, वो करीब 90,000 था। सोचिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख। जी तो बीजेपी के सोचने का पूरा कारण है कि हम 29 जीत रहे हैं। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोदी वेव के नाम पे जीते, लेकिन कितनी बार आप जीतेंगे? कुछ करना पड़ेगा, पब्लिक बीच में आना पड़ेगा, आपको अपनी सिक्योरिटी दिखानी पड़ेगी। तो जो कांग्रेस को फायदा होता दिखाई पड़ रहा है, या जो फाइट दिखाई पड़ रही है, वह इसीलिए दिखाई पड़ रही है कि वहाँ लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी कारण नहीं है। हो सकता है बेरोजगारी का मुद्दा अपनी जगह होगा, प्राइस राज अपनी जगह पे है, एक वर्ग उससे असहमत है, नाराज है, होता वोट दे दे। लेकिन अगर कांग्रेस फाइट में कहीं पे है तो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है लोकल एमपीज के खिलाफ। नंबर 3 पे आता हूं राघवन जी। जी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके लिए अंतिम चुनाव है। अगले चुनाव में कमलनाथ का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद वो 80 के पार होंगे। दिव्या सिंह 80 के पार होंगे। पचौरी चले गए हैं भाजपा में, कांतिलाल भूरिया भी ऑलमोस्ट चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा, एक जो शीर्ष नेतृत्व था कांग्रेस का, और जिनके नाम पे कांग्रेस चलती थी। रंजन जी, अगर भूरिया जी जैसे लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में भी होंगे तो राहुल बाबा की टीम उनको चुनाव लड़ने नहीं देगी, क्योंकि उम्र के लिहाज से वो उनको साइड में बैठा देंगे। जी, जो कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया, जिनके नाम पे कांग्रेस थी, कांग्रेस के नाम से जाने जाते थे, एक कांग्रेस के नाम जाने, तो इनका एक अंतिम चुनाव है, अंतिम परिदृश्य है। जी, और एक और इम्पोर्टेंट चीज राघवन जी है, दिग्विजय सिंह पिछली बार चुनाव हारे थे, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया पिछली बार चुनाव हारे थे, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। कुलस्ते अभी असेंबली हारे हैं, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके लिए डू और डाई का सवाल है। एक और अगर हार हो गई तो बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। तो इन सब कई चीजों के लिहाज से बहुत ही गणेश इंटरेस्टिंग सिंह भी चुनाव विधानसभा चुनाव हार गए, फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सतना की बात करें। जी सर, जी सर, जी सर। तो कई लिहाजों से बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है जी, और बड़ा इंटरेस्टिंग विषय से लेकर। दरअसल मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा, रविंद्र जी से भी पूछूंगा, और हमारे साथ रमेश सिंह जी टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी मेरा सवाल रहेगा। यह है कि देश के जो वोटर हैं, देश के जो लोग हैं,
वो अक्सर चौंकाते बहुत हैं। किसी जीतते हुए आदमी को हरा देते हैं, किसी हारते हुए आदमी को जिता देते हैं। जीते हुए आदमी को हराने की बात मैं कहूँगा तो सिंधिया अपने घर में हार गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि गुना में पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया हार जाएंगे। और अगर इसके और पीछे जाएं, 2002-3 की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इंडिया राइजिंग का नारा चल रहा था, शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था। उस समय बीजेपी ने समय से पहले चुनाव करा लिए थे। अटल जी की सरकार ने बहुत सारे काम किए थे, स्वर्ण चतुर्भुज योजना थी, कारगिल युद्ध जीते थे, देश में काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया था गठबंधन की सरकार को लेकर। और बीजेपी के सारे थिंक टैंकों को ये लग रहा था कि इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे, और उसके चलते उन्होंने समय पूर्व चुनाव कराए। लेकिन देश ने फिर चौंकाया, अटल जी की टीम को देश ने हरा दिया और मनमोहन सिंह की सरकार तब बन गई, और फिर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। देश चौंकाता रहा। अब देखिए आप इस बार देश किस तरह चौंकाता। मैं एक आखिरी लाइन जोड़ूंगा इसमें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और उसके साथ ही देश में चर्चा शुरू हुई कि भाजपा को हरा देना चाहिए, मोदी को हटा देना चाहिए, योगी को हटा देना चाहिए, हराना चाहिए, क्योंकि भले ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर किया, गुंडों के बीच में कानून का भय पैदा किया, लेकिन इस देश के लोग बहुत अजीब किस्म के हैं, अलग किस्म के, उनको पहले की तरह समझना बड़ा मुश्किल होता है। योगी ने शांति स्थापित की उत्तर प्रदेश में, गुंडों के राज को खत्म किया, लेकिन हवा आई थी कि योगी को हटाइए, योगी को हराइए, बीजेपी को हटाइए। तो ये देश बड़ा अजीब है। मेरा सवाल आपसे भी रहेगा, मेरे साथ रमेश सिंह जी भी है। रमेश जी, मध्य प्रदेश के दिग्गज अपने अपने घरों में फंस गए हैं, उलझ गए हैं। आपकी राय, इस बार का चुनाव किस तरफ जाता है? मोदी की लहर है, रामलला की लहर है, 370 का हटाने का भाजपा के पास एक बड़ा मुद्दा है जनता को बताने के लिए, वो सीए को लेकर आ गए हैं, एनआरसी की बात कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था में कहा कि हमने इंग्लैंड को हराकर उसके भी आगे निकल गए हैं, 2047 का सपना उनके पास है। आपकी राय, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राघवन जी, 2024 का जो मतदाता है वो, मैं गांव पे रहता हूं, और गांव का जो मतदाता होता है वो शहर से उसे काफी पिछड़ा माना जाता है। लेकिन मैं गांव पे देखता हूं कि 2024 का जो मतदाता है वो वैश्विक परिदृश्य का विश्लेषण करने वाला बेहद जागरूक मतदाता है। हर मतदाता वैश्विक परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, उन्हें देखता है, और उसके आधार पर वो देश के राजनीतिक हालात को सिंक्रोनाइज करता है। 24 में जो बीजेपी का चुनाव प्रचार है, मैं आपको ग्राउंड की बात बताऊं तो वो मोदी और अमित शाह और जो राहुल गांधी, इनको देखने के साथ साथ जो डिजिटल चुनाव प्रचार है उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है और उसका विश्लेषण करता है। दूसरी बात मैं ये कहूं कि आपने देखा होगा महाभारत में युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और उससे अर्जुन को दूर करने के लिए सुशर्मा को यूज किया था। ये राजनीति की बड़ी गहरी रणनीति है कि चुनाव, मतलब बहुत बड़े व्यापक चुनाव को कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो दिग्गज होते हैं उन्हें किसी विशेष परिस्थिति में फंसा दिया जाए, उनके चुनाव क्षेत्र में फंसा दिया जाए, या कोई ऐसी परिस्थिति बना दी जाए जिसमें वो फंस जाए। और ये बीजेपी ने ये इसी रणनीति पे काम कर रही है। छिंदवाड़ा में टक्कर बहुत कांटे की है, क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। अमित शाह भी रोड शो करने वाले हैं, और जिस तरह से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ फंसे हुए अपने क्षेत्र में, वो दूसरे चुनाव क्षेत्र में प्रचार नहीं कर पा रहे। बीजेपी भी जानती है कि हो सकता है ये सीटें निकाल लेंगे, लेकिन ये सीटें निकालने के साथ ही ये दूसरी सीटों को नुकसान न पहुंचाए, ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी इस बार के चुनाव में जो ग्राउंड पे काम कर रही है उससे ज्यादा वो साइकोलॉजिकल वारफेयर पे काम कर रही है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से वो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर इस तरह से चला रही है जैसे उनने 400 पार का नारा दिया है। रमेश जी, दल बदल के माध्यम से भी बड़ी तादाद में दल बदल भी करवा रही है, ये भी एक तरह से युद्ध का हिस्सा है, ताकि जो विरोधी हैं वो उनकी कमर टूट जाए, वो हताशा में चले जाए। तो मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध तो बीजेपी लड़ रही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस देश की जनता लोगों को चौंकाती बहुत है। आप आज अच्छा करिए, कल हम आप में बहुत सारी बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते कि नहीं ये सब तो ठीक है, मगर ये थोड़ी सी
आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आपके तर्क ठीक नहीं है, भले ही आपके पास जानकारी बहुत हो, तो भारत का जो मतदाता है, भारत के लोग हैं, वो थोड़े से विचित्र किस्म के, असाधारण किस्म के, उनको समझना, उनको ताड़ना बड़ा कठिन है। नहीं राघवन जी, मैं बताऊं आपको, ये पहले की जब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी जी। तब तक तो ये था, लेकिन 2024 का जो युवा मतदाता है और जो जागरूक मतदाता है, उसके दिमाग में क्लैरिटी है, स्पष्टता है। अब उसके अंदर ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि वो मन में कुछ मतलब वो अपना अपना एक्सपोजर बाहर नहीं ला पा रहा हो या मन में कुछ और कर कुछ दे जी। उसके। देखिए मैं आपको बताऊं, हर मतदाता आज मैक्सिमम मतदाता फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, और वो अपने कमेंट्स करता है। जो उसके दिमाग में क्लैरिटी है वो उस क्लैरिटी को जाहिर करता है। तो इस बार के चुनाव में मतदाता के मन में क्लैरिटी है, वो देख रहा है, देश के हालात देख रहा है, बीजेपी के काम देख रहा है, कांग्रेस का 70 साल का इतिहास जो दबा पड़ा था, जो बातें, जैसे मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो वक्फ अधिनियम कांग्रेस ने बनाया था वो कितना खतरनाक था, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, हो सकता है मुझे कम जानकारी हो, लेकिन मुझे मेरे गांव के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बताते, इस प्रकार भैया कांग्रेस ने तो ये कर दिया था। तो इसका मतलब है कि जो आम मतदाता है उसमें वो सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा शिक्षित हुआ है, जागरूक हुआ है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी। चलिए देखते हैं, आपकी जो बातें हैं अगर ये सच है तो चुनाव के नतीजों पर इसका असर दिखेगा। लेकिन रविंद्र जी, सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के सारे दिग्गज, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के दिग्गजों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जरूर खजुराहो से थोड़ा सा फ्री हो गए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, उनका पर्चा निरस्त हो गया है, तो वो थोड़े से फ्री है, इस नाते वो मध्य प्रदेश में खूब घूम सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, वो दौरा कर ही रहे हैं साथ में। तो सीधी सी बात है कि दो लोग तो भाजपा के जरूर फ्री है, लेकिन भाजपा के जो दिग्गजों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बड़े माने कंफर्ट जोन में है। लेकिन हम बात कर रहे थे फग्गन कुलस्ते की, वीरेंद्र कुमार की, हम दमोह की बात करें, इसके अलावा खुद ज्योतिराज सिंधिया की बात करें गुना से, क्योंकि एक चुनाव वो हार चुके हैं, मुझे लगता है कि दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक फूंक के पियेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस बार कुछ उनके साथ कोई लोचा हो जाए। तो ये बहुत सारी बातें हैं, कांतिलाल भूरिया का भी हमने जिक्र किया है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि मध्य प्रदेश में जो दिग्गज है वो अपने इलाके में फंसे हुए हैं, और उसके असर नतीजों पर तो जरूर आएंगे, चाहे वो किसी के पक्ष में जाए या खिलाफ जाए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये देखिए, इस चुनाव में जो है, जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो नेता हैं अपने 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 क्षेत्रों में एक तरह से सीमित कर दिया गया है, मगर इसका लाभ जो है, इसका नुकसान जो है केवल और केवल कांग्रेस को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो नेता हैं जिनके पास चुनाव प्रचार की कमान अभी संभाल रखी जिन लोगों ने, उनके पास जनाधार जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। जैसे विवेक तनखा हों, जीतू पटवारी हों, या फिर कहें उमंग सिंगार हों, ये अपने क्षेत्रों के नेता तो कहे जा सकते हैं, मगर ये इनका मध्य प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में या विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में कोई जनाधार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी इनका आधार कितना मजबूत है, ये भी मेरे ख्याल से चिंता का विषय पार्टी के लिए होगा। इनकी खुद की अपनी कोई यानी पहचान जो है पार्टी के अंदर भी ऐसी नहीं है कि कोई जन नेता के रूप में इनको मान्य किया जा रहा हो। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीतू पटवारी को मान्य किया जाता है, मगर उन्हें कोई भी अपना लीडर मानने को तैयार नहीं। यह दबी जुबान से जो है कांग्रेस में स्वीकार भी किया जा रहा है, और कुछ नेता जो है इस मतदान के अंतिम चरण के बाद इसका खुलकर विरोध करने के लिए एकजुट होने भी लगे हैं। अब देखिए, ये जो बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी में जनाधार वाले नेता मध्य प्रदेश में ही बहुत सारे हैं, मगर शिवराज सिंह चौहान अपने विदिशा क्षेत्र में सीमित हो गए हैं। अब इसके पीछे भाजपा की आंतरिक राजनीति रही मानी जा सकती है, क्योंकि उन्हें कहीं फ्री हैंड कहीं घूमने की या तो इजाजत नहीं मिल पा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है, स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है, मगर उनको जो है प्रोग्राम दिए ही नहीं जा रहे, जिससे कि वो जो कहीं जाकर, क्योंकि उनका जो विदिशा लोकसभा क्षेत्र है वो काफ़ी हद तक बीजेपी का गढ़ है और वो बेहद सुरक्षित है, और वो चाहें तो
मध्य प्रदेश में दौरे कर दूसरे प्रत्याशियों के लिए अच्छी संभावनाएं बना सकते हैं। जैसे बीडी शर्मा है, बीडी शर्मा का जो अभी चुनावी दौरे हैं वो काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो सीट है उस पर विपक्ष का ऐसा मजबूत उम्मीदवार बचा नहीं है जिससे कि जो कहा जा सके कि वो किसी फाइट में है। अब उनकी लीड का अंतर जो है एक रिकॉर्ड बनाने के लिए जो माना जा रहा है कि एक रिकॉर्ड के रूप में जो है सामने आएगा। और कांग्रेस में जैसे कांतिलाल भूरिया जो है अपने क्षेत्र में सिमट गए हैं। कमलनाथ को जो है बीजेपी ने इस तरह से चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है कि वो जो अपने 7 विधानसभा क्षेत्रों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनका कई बार जो दौरा बैतूल के लिए पार्टी ने बनाने की कोशिश की, मगर वो उस तरफ उन्होंने उसका इजाज़त ही नहीं दी, अनुमति नहीं दी। इस तरह से जो कांग्रेस है पूरी तरह से घिर गई है। और चाहे वो दिग्विजय सिंह को मान ले अपन, दिग्विजय सिंह अपने आखिरी चुनाव के रूप में लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव, तो वो अब आखिरी चुनाव को जीतने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। मगर जो रोडमल नागर की जो अपनी खुद की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दिग्विजय सिंह कितना भुना पाते हैं, क्योंकि ये राजगढ़ लोकसभा सीट जो है बीजेपी का गढ़ रही है और यहाँ उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के प्रत्याशी की होने के बाद भी जीत की ज़्यादा संभावनाएं अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, रंजन जी इस बात पर जरूर रोशनी डाल सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को इसलिए भी थोड़ा सा पार्टी ने हमें लगता है कि सीमित कर दिया, क्योंकि सबको लग रहा है कि बहुत सारे काम है बताने के लिए। जैसा रंजन जी ने कहा कि पिछली बार जब चीज़ें कम थी बताने को तब भी बीजेपी के लोग 28 सीट जीत कर चले गए थे मध्य प्रदेश में। इस बार तो बताने के लिए बहुत कुछ है उनके पास, उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया है। और जो खास बात है कि जब शिवराज सिंह मंच पर होते हैं तो पूरा मंच लूट लेते हैं वो, फिर वो जो साथ के लीडर जो मंच पर होते हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसलिए भी कई बार जो उनका कद है वो इतना बड़ा होता है कि जो बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को ज़रा छोटा महसूस करते हैं, इसलिए भी उनको लीडर लोग मुझे लगता है कि ले जाने में संकोच करते हैं कि अगर शिवराज जी को ले जाएंगे तो फिर शिवराज जी मंच पर छा जाएंगे, बाकी जो साथ के लोग हैं वो उभर कर नहीं आ पाते। ये भी एक वजह हो सकती है। और सबको लग रहा है कि बीजेपी कंफर्ट जोन में है, 29 की 29 सीट हम जीत के आ रहा है। जैसा विधानसभा में 120-25 की उम्मीद कर रहे थे और 163 सीट जीत कर आई, तो इस बार एक ही सीट तो बढ़ा नहीं, 28 तो पहले से थी, 29 में क्या दिक्कत है, ये ऐसा कुछ लगता है। आपकी राय, क्योंकि जनता बहुत चौंकाती है, इसमें कोई शक नहीं। रंजन जी। राघवेंद्र जी, बड़ा अच्छी बात आपने कही। इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश में जी। विदिशा को सेफ सीट मानते हैं हम लोग संघ के लिए, और बीजेपी के लिए संघ ने काफी काम किया वहां पे। पिछला जो विधानसभा हुआ था 2018 में, वहाँ कांग्रेस जीते थी विदिशा सीट, मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, विधानसभा की जी। और सभी लोग चौंक गए थे जी विधानसभा जब पिछला 2018 में शशांक भार्गव जीते थे और टंडन, मुकेश टंडन वहां हार गए थे चुनाव जी। इस बार मुकेश टंडन जीत गए जी। गुना जो है सिंधिया हार गए पिछली बार, जो कोई सोच नहीं सकता था जी। तो जनता चौंकाती है, इसलिए जो नेताओं का नाम ले रहे हैं आप, वो पसीने बहा रहे हैं और बहाना भी चाहिए। और जनता को कभी भी खुला एक मैसेज नहीं देना चाहिए कि हम आप जीत रहे हैं, क्योंकि यही तो टाइम होता है एक लोकतंत्र का, जब आपको परखने का मौका होता है जी। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जनता इम्पेक्टेबल है, कुछ भी कर सकती है। इसीलिए भले आप 29 की बात करें, छिंदवाड़ा तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो 28 सीट आपके पास है उस पर श्योर भी नहीं हो सकते हैं आप। तो ये आपने जैसे कहानी नहीं है राघवेंद्र जी की, तालाब बना और कहा गया कि सब लोग दूध डालेंगे, तो हर आदमी सोचा भाई दूसरा दूध डालेगा, हमें सबने पानी डाल दिया और पानी मिला। तो भाजपा की चिंता ये है, और अंदर में सही बात बता रहा हूँ आपको, भाजपा का चिंता है कि जो कहीं कार्यकर्ताओं में एक कॉम्प्लेसेंसी वाली भावना ना आ जाए कि ठीक है तो चुनाव जीत रहे हैं। ये सबसे बड़े चैलेंज है जो भाजपा के लोग काफी काम कर रहे हैं, वर्कर को मोटिवेट कर रहे हैं और गली गली जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। एकदम आपने ठीक कहा, अगर कंफर्ट जोन में कोई भी पार्टी पहुंच जाएगी तो मतदान का प्रतिशत भी घटता है और फिर वो कार्यकर्ता और लीडर मतदाताओं से आग्रह नहीं करता। और ये तो ऐसा है कि आपके यहाँ बारात आ रही है, अगर आपने किसी को बारात में चलने के लिए नहीं कहा तो जाने वाला आदमी भी अपना सूटकेस तैयार रखता है, मगर वो जाता नहीं है। तो वोट डालने अगर लोग नहीं गए
तो आप जीती हुई बाजी भी हार सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। रमेश जी, समय खत्म हो रहा है, बहुत छोटी सी आपकी टिप्पणी इस पर। राघवन जी, शिवराज सिंह को एक रणनीति के तहत अभी रोक कर रखा है। मैं एक बात बता दूं, शिवराज जी विदिशा में बिल्कुल नहीं फंसे हैं। वो अपनी जीत को 10 लाख के ऊपर ले जाना चाहते हैं, उनकी रणनीति है। बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस अपने पूरे पत्ते खोल ले, रणनीति पूरी खोल ले, मैदान में ले आए, और इसके बाद उसको काटने के लिए शिवराज को मैदान में लाया जाएगा। बीजेपी इस बात का भी इंतजार कर रही है कि राहुल गांधी मैदान में आए, और वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलती करेंगे अपने भाषण में, और फिर उनको बीजेपी मुद्दा बनाकर भुनाएगी। बिल्कुल रमेश जी, हम ये नहीं कह रहे कि शिवराज सिंह चौहान फंसे हुए हैं, हम ये कह रहे हैं कि पार्टी शिवराज सिंह चौहान का ज्यादा इस्तेमाल उपयोग नहीं कर रही है, क्योंकि जब वो मंच पर जाते हैं, भाषण देते हैं, तो वो मंच लूट लेते हैं और उनके साथ के लोग उनके हिसाब से थोड़े से छोटे दिखते हैं, बौने पड़ जाते हैं। ये हमारा कहना था। ये नहीं कह रहे कि बीजेपी उनको साइडलाइन कर रही है, वो अपने विदिशा में फंसे हुए। विदिशा तो गढ़ है, रिकॉर्ड जीत की तैयारी बीजेपी कर रही, वहां ये हम सब मान के चल रहे हैं। समय खत्म हो रहा, कोई एक आध दो वाक्यों की आपकी टिप्पणी हो तो जरूर बताएं। राघवन जी, बीजेपी इस इंतजार में है कि चुनाव प्रचार थोड़ा चरम पर पहुंचे और बीजेपी को कमियां नजर आए, कौन कौन से क्षेत्र में कमजोर है, उसके आधार पर फिर एक नए सिरे से रणनीति बना के शिवराज के मैदान में। रविंद्र जी, आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी। देखिए राघवन जी, जो जनता जो है हर बार जो है किसी ना किसी नेता को जो है शिकस्त देकर अपने जो मन में जो है उसको उजागर करती, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, सबको जनता ने जो है शिखर से लेकर बिल्कुल जमीन पर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये चुनाव है, जनता को, वोटर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। कई बार जीती हुई बाजी हार जाते हैं, कई बार बहुत बड़े दिग्गज जिनकी जो अपराजय रहते हैं वो पराजित हमने होते हुए देखा है। अर्जुन सिंह से लेकर ज्योतिराज सिंधिया की बात करें, सबको हमने हारते देखा है। कमलनाथ भी चुनाव हारे हैं, तो इसलिए ये रण है और इसमें जनता चौंकाती, कई बार इससे नतीजे भी सामने आए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के दिग्गज अपने अपने रण में फंसे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत करेंगे, कार्यकर्ता भी मेहनत करेंगे और जनता भी भरपूर मात्रा में मतदान करेगी। फिर फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए, लेकिन वोट भरपूर पड़ना चाहिए, मतदान खूब होना चाहिए। और ये चुनाव ऐसा है, हर चुनाव में जनता के कम से कम आसपास नेता घूमे, कार्यकर्ता उनकी खुशामद करें, तो उनको भी लगता है कि 15 दिन के इस लोकतंत्र में उनकी भी बल्ले बल्ले है। वोटर की हम बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी, आपका साधुवाद। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।